वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एयरफोर्स XY है अब अग्निवीर के नाम से जाने लगा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, खास तौर पर इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, इंग्लिश के सेक्शन को मैं लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर। तो अक्सर मैंने देखा कि इंग्लिश की जो बच्चे तैयारी करते हैं XY के लिए, वो क्या करते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस कभी कभी अपना लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होता है और जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, पहले हमको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के साथ साथ आपका वोकैब का भी सेक्शन होता है। वोकैब के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक पैसेज जरूर आता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है, क्वेश्चन टैग से भी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स XY में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसका एक अपना लेवल है। उस लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो कभी कभी SSC और बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं, जबकि उनका पैटर्न अलग होता है, आपके अग्निवीर का पैटर्न अलग है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें जैसे स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर का सेक्शन होता है। फिल इन दी ब्लैंक्स जो होता है वो भी ग्रामर का सेक्शन होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। फिल इन दी ब्लैंक्स में तो जनरली आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अब पहले पैटर्न देखिए कि पैटर्न किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें। राइट, जैसे अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन का, जैसे हमने अभी सिनोनिम्स लिया है, हमने जो स्टार्टिंग किया है वो सिनोनिम्स से किया है। अब सिनोनिम्स आपका इस तरह से आता है। ठीक है, हालांकि उसमें सिनोनिम्स जो है आपका जो सिनोनिम्स आता है 1 या 2 ही आता है, मैक्सिमम 1 तो पूछता है, कभी कभी 2 कर देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रखा हूँ। तो मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। अब जैसे मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होगा, स्मारक होगा। राइट, क्या होगा, स्मारक। मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक, तो क्या होगा, मेमोरियल। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, मेमोरियल होगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, तो मॉर्न का जो यहाँ पर क्या होगा, लेमेंट होगा। राइट आंसर आपका सी। मॉर्न का मतलब विलाप करना, तो क्या होगा, लेमेंट। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है, क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है। राइट, रिग्रेट जानते हैं, रिग्रेट का मतलब खेद या दुख होता है। राइट, तो यहाँ पर जो मॉर्न का क्या होगा सिनोनिम्स, लेमेंट होगा। राइट, लेमेंट। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अभी सिनोनिम्स का सेक्शन चल रहा है। इसमें है नंबर 3 पर है पैल। पैल का मतलब बाल्टी होता है। पैल का मतलब बाल्टी होता है, तो ये क्या होगा, बकेट होगा। राइट आंसर बकेट होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, तो क्या होगा, क्विक होगा। यहाँ पर क्विक होगा इसका आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पजल लिखा है, ये पजल जो होता है इसका मतलब आपका पहेली होता है। ठीक है, पहेली, इसका मतलब क्या होता है, पहेली होता है। लेकिन अगर पजल्ड आप लिखोगे, पजल्ड, पजल्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्विक। ब्रिज का सिनोनिम्स, यहाँ पर ब्रिज सिनोनिम्स क्या होगा, क्विक होगा। पजल, पहेली, पजल्ड का मतलब कंफ्यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम में आया हुआ है, हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा या रुकावट। हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा या रुकावट। राइट, तो इसका क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा। क्या होगा, इसका सिनोनिम्स ऑब्स्टेकल होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, ऑब्स्टेकल होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा एंटानिम्स। एंटानिम्स को हम लोग अपोजिट भी कहते हैं।
एंटानिम्स को हम लोग अपोजिट भी कहते हैं इसको, ठीक है, चाहे एंटानिम्स बोलिए चाहे अपोजिट बोलिए। तो जिसे निम्बल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला। अब यहाँ पर अपोजिट बताना है, यहाँ पर एंटानिम्स बताना है। निम्बल का मतलब होता है जो बहुत फुर्तीला होता है, राइट, जो बहुत फुर्तीला, एक्टिव। तो क्या होगा, क्लमजी। क्लमजी का मतलब आलसी होता है, क्लमजी। इसका एंटानिम्स क्या होगा, निम्बल का जो एंटानिम्स होगा वो आपका क्लमजी होगा, ठीक है। जायंट का मतलब विशाल या इसका मतलब विशाल या बड़ा होता है, ठीक है। जायंट विशाल या बड़ा, निम्बल फुर्तीला, तो क्या होगा, क्लमजी का मतलब आलसी होता है, जो फुर्तीला नहीं होता उसको क्लमजी कहा जाता है, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है उग्र या तीव्र इच्छा। पैशनेट का मतलब तीव्र इच्छा, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो, जो शांत न हो। तो इसका जो यहाँ पर पैशनेट का जो एंटानिम्स होगा वो काम होगा। पैशनेट का एंटानिम्स अपोजिट क्या होगा, काम होगा। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, एरोगेंट का मतलब घमंडी। फर्वेंट का मतलब भी उग्र होता है, जो पैशनेट का सेंस देता है वही फर्वेंट का भी सेंस होता है। तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर हमको अपोजिट बताना है, तो पैशनेट का क्या होगा, काम होगा, पैशनेट का काम होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फीकल। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। फीकल का मतलब होता है अस्थिर होता है, जो स्थिर ना हो उसको फीकल कहा जाता है, मतलब अस्थिर। तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, फीकल का मतलब अस्थिर, जो स्थिर ना हो, मतलब जो चेंजेबल हो, वो फीकल का मतलब चेंजेबल। तो क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, चूंकि अपोजिट बताना है, ठीक है। एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे आवाज़ वगैरह बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर आते हैं, रेडियो वगैरह में देखा होगा। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, आवाज़ वगैरह को बढ़ाने के लिए कहा जाता है एम्पलीफाई, राइट। तो यहाँ पर कर्टेल का मतलब होता है संक्षिप्त करना। कर्टेल का मतलब होगा संक्षिप्त करना, तो यही इसका सिनोनिम्स होगा। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, कर्टेल का मतलब संक्षिप्त करना, ठीक है। ममीफाई का मतलब होता है जिसे लेप लगाना होता है। मम्मी पितेसी पढ़ा होगा आप लोगों ने, उस पर लेप लगाने को ममीफाई बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य या उदार। जो सौम्य या उदार, सौम्य या उदार जो होता है, राइट। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, सिनिस्टर होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, बिनाइन का सिनिस्टर होगा, बी होगा। बिनाइन का अपोजिट सिनिस्टर, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों, इसके बाद आते हैं फाइंड आउट एरर्स इफ एनी। स्पॉटिंग एरर में हम लोग आते हैं। स्पॉटिंग एरर, इसको हम आप कॉमन एरर भी बोलते हैं, राइट। इसको हम आप कॉमन एरर भी बोलते हैं। तो इसमें आते हैं, देखते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होता है, जिसमें जो डी होता है वो नो एरर होता है। डी क्या होता है, वो नो एरर होता है। मतलब यहाँ पर हमको ये बताना होता है कि किस ऑप्शन में गलती है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही लिखा है तब आप नो एरर में टिक लगाओगे, अगर गलती है तो कहाँ है ये देखना है, ठीक है। तो क्या है, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा गलत है, ध्यान दीजिएगा। सीजर हमेशा, सीजर्स को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, हमेशा सीजर्स लिखा जाता है। हमेशा क्या लिखा जाता है, सीजर्स लिखा जाता है, इसमें यस लगा रहता है। तो यहाँ पर पहली गलती तो सीजर नहीं होगा बल्कि सीजर्स होगा, और इज के स्थान पर आर होगा। बोलिए, क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अगर सीजर के पहले ए पेयर आपका प्रयोग कर देंगे तब वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तब, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या कह रहा है, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। ये इन्विटेशन एक साथ में है, ये साथ लिखा हुआ है, इन्विटेशन साथ में लिखा है, यहाँ अलग अलग कर दिया है, ये साथ में है।
तो माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, माई सिस्टर एंड आई होना चाहिए, माई सिस्टर एंड आई होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 8 PM। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन जो होता है बच्चों, बिटवीन हमेशा जोड़े के रूप में हमेशा एंड लेता है। बिटवीन जोड़े के रूप में क्या लेता है, एंड लेता है। अगर बिटवीन के साथ आपने टू या आर का प्रयोग कर दिया है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बिटवीन हमेशा एंड लेता है, बोथ भी हमेशा एंड लेता है, आइदर आर लेता है, नाइदर नार लेता है। ये होता है कंसेप्ट, राइट। तो यहाँ पर बिटवीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर टू के स्थान पर, अब बिटवीन चूंकि न तो टू लेगा न आर लेगा, क्या लेगा, एंड लेगा, तो यहाँ पर एंड आना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, माई मदर हैंग्ड माई क्लॉथ। अब देखिए हैंग की कहानी क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखते हैं। देखिए हैंग जो होता है, हैंग का मतलब जब फांसी देना होता है, हैंग का मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा, जब फांसी देना होता है तो हैंग और हैंग्ड होता है, राइट। हैंग्ड होता है। और जब हैंग का मतलब क्या होता है, हैंग का मतलब लटकाना होता है। क्या होता है, लटकाना होता है। तो हंग होता है, लटकाने, हैंग से हैंगर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा माई मदर हैंग्ड माई क्लॉथ, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों की फांसी दे दिया, गलत। मेरी माँ ने मेरी कपड़ों को क्या किया, लटकाया। तो यहाँ पर लटकाने वाले में हंग होता है, तो यहाँ पर हैंड के स्थान पर क्या होगा, हंग होगा। क्या होगा, हंग होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है यहाँ पर, क्योंकि फांसी देने वाले में हैंग्ड होता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये भी देखना है क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। अब यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से होगी या इवन इफ से होगी या आई विश से होगी या वुड दैट से होगा, राइट। इफ, इवन इफ, आई विश का मतलब होता है काश, इससे होगा और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा और हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके बाद फिर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो समझ जाइए यही वाला रूल है। कैसे समझोगे, जैसे अगर हमने बोला, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल दें आपको, हमने बोला इफ, इस तरह से देखें, हमने क्या बोला, इफ ही वर रिच, ही वुड हेल्प द पुअर। अब देखिए कायदे से तो यहाँ पर ही के साथ वाज लगना चाहिए, लेकिन इसका इस तरह के जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हम वर का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पर वाज वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या लगा है, वर लगा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इफ हो या इवन इफ हो या आई विश हो या वुड दैट हो, हमेशा और हमेशा वर का प्रयोग करोगे, वाज का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ इस कंडीशन में। बाकी वैसे तो ही के साथ हमेशा वाज लगता है, ही के साथ हैज लगता है, ही के साथ डज लगता है, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, वो हमेशा वर का प्रयोग होगा। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट होगा, वर, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर का प्रयोग करोगे। फिर नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। जैसे उसमें देखिए प्रोनाउन आया है, तो ऑप्शन जो है आपका जो गलती है बच्चों, वो गलती एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए है। यहाँ पर इफ़ आई क्या होगा, इफ़ आई वर होगा, इफ़ आई वर यू। वैसे इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, आई के साथ वाज लगता है पास्ट में, पास्ट में सिर्फ आई के साथ वाज लगता है, बाकी आई भी हर जगह प्लूरल होता है, सिर्फ आई एक जगह सिंगुलर होता है। जैसे हमने बोला आई वाज हेल्पिंग द पुअर, आई वाज हेल्पिंग द पुअर, यहाँ पर आई सिंगुलर माना जाता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि आई हैव डन माई वर्क, अब देखिए आई यहाँ पर प्लूरल है, आई डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यहाँ पर भी आई प्लूरल है, लेकिन आई सिर्फ एक जगह होता है, वो है आई साथ वाज लगता है। लेकिन चूंकि काल्पनिक सेंटेंस है, इफ़ लगा हुआ है, तो चाहे आई, अब देखिए इफ़ लगा हुआ है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हम वर का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर आई एम के स्थान पर वर होगा। ऑप्शन ए हमारा गलत है, हमारा ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ से फिल इन दी ब्लैंक्स की स्टार्टिंग हो रही है। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, यू डॉट डॉट स्मोक ऑन द मेट्रो नाउ इट इज़ इलीगल। तो यहाँ पर यू आर नॉट अलाउड का इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है। पैसिव में अक्सर जो नोटिस वगैरह होती है, ज़्यादातर पैसिव में सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक ऑन द मेट्रो नाउ इट इज़ इलीगल। तो ऑप्शन बी 16 का बी गलत है। 16 का बी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है, 16 का बी। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 17 नंबर, आई एम डॉट डॉट अ मूवी। तो क्या होगा, आई एम वॉचिंग बोला जाता है, वॉच मूवी बोला जाता है, आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 17 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आई हैव गिवन वर्क। अब देखिए जो वर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, जैसे पोएट्री है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, बोलिए, फर्नीचर है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, वर्क है, एडवाइस है, मिस्चिफ है, ठीक है, ब्रेड है, टोस्ट है, स्टेशनरी है। ये सब ऐसे नाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका न तो प्लूरल बना सकते हो और न तो जनरली इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है, जब हम पर्टिकुलराइज करेंगे तब डी का प्रयोग होगा, लेकिन प्लूरल किसी भी कीमत में नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा वर्क के पहले, इसलिए ये गलत हो गया। वर्क्स प्लूरल बनेगा नहीं, ये भी गलत है। मेनी वर्क्स, ये भी गलत है क्योंकि प्लूरल बनाया गया है। राइट आंसर है पीस ऑफ वर्क होगा। अब पीस ऑफ वर्क बोल सकते हो, पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, अ लोफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, लेकिन प्लूरल नहीं बना सकते हो, न तो ए एन का प्रयोग कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, पीस ऑफ वर्क होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, वी हैव ब्राउट आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक। ब्राउट आउट का मतलब प्रकाशित करना होता है, ब्रिंग आउट का ब्राउट हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, वी हैव ब्राउट आउट अ न्यू
टेक्स्ट बुक। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये अभी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। प्राइस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइज का मतलब होता है, राइज का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ना, बढ़ना, उठना, उगना, निकलना। तो राइज रोज राइजन होता है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है। और रेज जो होता है, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना या उठाना। जैसे रेज योर हैंड, बढ़ाना या उठाना। तो रेज रेज्ड और रेज्ड होता है। बोलिए, तो यहाँ पर कह रहा है सेंटेंस, ये बढ़ना वाला सेंटेंस आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है युद्ध के दौरान, वार के दौरान क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या होगा, राइट आंसर सी होगा आपका। राइट आंसर सी, प्राइसेस चूंकि प्लूरल है इसलिए राइज होगा। बोलिए, तो प्राइस राइज, प्राइसेस, सॉरी प्राइसेस प्लूरल है, प्राइसेस राइज ड्यूरिंग द वार, इसका मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन का सेट मैं लेकर आता रहूँगा, सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखूँगा। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।